हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल देव राइट वे एजुकेशन। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग के लिए डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि कल मैं आप लोगों को लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूं और बहुत ही विस्तार से किया हूं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको भले ही आप 1 से लेकर 5 तक देखने में तो 5 क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जो हमारे बच्चे रेगुलर उनको पता चल गया कि ये 5 क्वेश्चन में दम क्या है। ठीक है, ठीक है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, तो एनर्जी का कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी को कंजर्व करना। मतलब इस केस में ना ही एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे एक वन फॉर्म से यानी एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ना ही आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या एनर्जी कुड बी क्रिएटेड? राइट आंसर हो सकता है नहीं, क्योंकि इसमें डिस्ट्रॉय इसमें तो क्रिएटेड होता ही नहीं है, ठीक है। एनर्जी विल कांस्टेंट, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाँ, ये इज द राइट आंसर, सी होगा। जनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा बात है ये। आप समझते हैं कि सर कंजर्वेशन नहीं समझ में आया, मतलब कि एनर्जी क्रिएट, एक एग्जांपल समझ में आता है, आएगा आप लोग को, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब कोई एक बॉडी है, ये बॉडी अगर रेस्ट में है, यानी इसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए, ठीक है। आप जैसे ही इसमें फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स के कारण बॉडी क्या होगा? मोशन में आना स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर कौन सा एनर्जी आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो क्या काइनेटिक एनर्जी को हम क्रिएट किए क्या? अरे, काइनेटिक एनर्जी को आप नहीं बनाए हो, यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया है मेरा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल आप चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो किसका यूज करते हैं? पैडल का यूज करते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो यहाँ पर एक पैडल लगा होता है, तो इस पैडल का आप क्या करते हैं? घुमाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और यही मैकेनिकल एनर्जी का जब आप यूज करते हैं, आप एक तरह से एनर्जी लगा रहे हैं पैडल में, और यही मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया? इसी तरह से अगर सोलर एनर्जी का बात करें, जैसे ये सन है, सन का लाइट है, लाइट अगर पैनल में गिरता है, सोलर पैनल में गिरता है, यानी सन का लाइट का यूज करके आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर रहे और ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं कि एक कहीं से हम एनर्जी को चुराए और उस एनर्जी को चुरा कर हम क्या किए? दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। और इस तरह को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एनर्जी ऑफ विंड हैव, एनर्जी ऑफ विंड हैव क्या होता है? इसके पास विंड, हवा, अरे हवा है ना, हवा, एयर, ठीक ना। इसके पास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या एयर कभी रेस्ट में होता है भैया? ना 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 ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जिसके पास स्थितिज ऊर्जा होगा। स्थिति का मतलब जिसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगा, जीरो होगा, और उस तरह का एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि बॉडी मेरा मोशन में होगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, दैट मींस हाफ एम वी स्क्वायर होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ना 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 ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता तो आज हम लोग जिंदा भी नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग करंट मारता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी भी जो होता है वो कंडक्टर होता है। अगर इलेक्ट्रिकल इमेज, जिसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज, वो वाला कोरोना नहीं जो अभी फैला हुआ है। कोरोना का मतलब एक कोरोना एयर में मतलब कि इंटर में हम लोग को एक पढ़ना रहता है कोरोना डिस्चार्ज। अगर एयर जब चार्ज हो जाता है ना, उसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल इसमें नहीं आता है। पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ, ना 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 ना, ये भी नहीं। कोई भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाए और काइनेटिक एनर्जी भी हो जाए, ऐसा नहीं है भैया, ठीक ना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक इज द राइट आंसर, यानी 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी जो विंड होता है ना, वो किसमें, हाँ ये चीज बात इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इसमें विंड का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, इस एनर्जी का यूज हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अरे विंड टरबाइन याद है, विंड टरबाइन क्या होता था, विंड टरबाइन एक पंखा तरह से लगा हुआ था टरबाइन, यहाँ से यार एकदम तूफान टाइप का, ये रोटेट किया, रोटेशन के कारण मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ में हम लोग मोटर को कनेक्ट करते हैं, जनरेटर को कनेक्ट करते हैं, और जनरेटर किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। दैट मींस ये लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, सॉरी 8 में। 8 क्या बोलना चाह रहा है, 8 बोलना चाह रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, चलिए ये तो पहले पता कीजिए कि सर आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है। तो देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ एक तरह का क्या होता है, जैसे न्यूटन के 3 लॉ दिया गया था, एक फर्स्ट लॉ दिया गया था, एक सेकेंड लॉ दिया गया था, एक थर्ड लॉ दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का जिक्र किया गया फर्स्ट लॉ का, लेकिन बाद वाले क्वेश्चन में अगर सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं वहां पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सेकेंड लॉ क्या होता है, और थर्ड लॉ तो बच्चा बच्चा जानता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे लोगों को सेकेंड लॉ में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो सिंपल समझिए कोई फर्स्ट लॉ पहले क्या होता है, कि फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी या तो भैया मोशन में होगा, या तो बॉडी या तो रेस्ट में होगा, या तो बॉडी किस में होगा, मोशन में होगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, इन द स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो ये अपने आप को जिस कंडीशन में है ना, उसी कंडीशन में रहने का कोशिश करता है। मतलब नहीं समझ में आया, मतलब ये कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो चाहता है कि भैया जब तक आप मेरे पे फोर्स नहीं लगाओगे ना, तब तक तो हम रेस्ट में रहेंगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो भी क्या चाहता है कि भैया जब तक तुम मेरे पे फोर्स नहीं लगाओगे ना, तब तक हम किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। और इसी तरह को, इस तरह का इफेक्ट को क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी सुन लीजिए, इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, इट विल रिमेन एट a speed or keep moving in a straight line at constant speed unless acted upon by an unbalanced force। आप जब तक किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाइएगा तब तक वो बॉडी जिस कंडीशन में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का इनर्शिया आता है। इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पर फोर्स F लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इमेजिनरी फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, इमेजिनरी फोर्स लगता है। इमेजिनरी का मतलब होता है एक्चुअली में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस तरह का फोर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं। और इसी इमेजिनरी फोर्स को कुछ नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया भी एक तरह का क्या होता है, फोर्स ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन पर बैठे हुए हैं, अगर आप ट्रेन पर क्या है, बैठे हुए हैं, ट्रेन पर बैठे हुए हैं, तो जैसे ही ट्रेन क्या करता है, ब्रेक मारता है, तो आप क्या होते हैं, आप आगे की तरफ जर्क होते हैं, आगे की तरफ ऐसे होते हैं ना, आगे की तरफ झुक जाते हैं, होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप ट्रेन तो मूविंग में है, ट्रेन तो मूविंग में है, लेकिन आप कौन सा कंडीशन में भैया, आप रेस्ट के कंडीशन में है। तो जब तक आप क्या चाहेंगे, आप में तो किसी भी तरह का फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो आप क्या चाहेंगे, रेस्ट में ही चाहेंगे। तो जैसे ही बॉडी यानी ट्रेन जब रुकता है ना, तो वहां पर क्या आ जाता है, इनर्शिया आ जाता है। क्या आता है, इनर्शिया आ जाता है। आप रेस्ट में है, रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन तो रुक गया, यानी ट्रेन का तो मोशन मतलब खत्म हो गया। तो इस तरह के केस में बॉडी जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह का इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। चलिए लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया। चलिए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा, ग्रेविटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लॉ ऑफ इनर्शिया, या ग्रेविटेशनल लॉ। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इज द राइट आंसर। चलिए अब आता है यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी क्या होता है, अरे हमारा अर्थ या बहुत सारे हर प्लैनेट में क्या होता है, अपना एक ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, यानी कोई भी बॉडी क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। अब यहाँ पर सिंपल ग्रेविटी का बात किया है, किसका बात कर दिया, ग्रेविटी का बात कर दिया। तो ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थ में हो, ग्रेविटेशन कहीं भी आपको मिल सकता है। या दो, जैसे चुंबक है, ठीक है, चुंबक है, चुंबक में लोहा क्या होता है, ग्रेविटी होता है, उसमें अट्रैक्ट करने का
टेंडेंसी रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, हमारा अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मैंने बता चुका। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा। अब आता है कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। मतलब मोमेंटम को भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या सर, अरे मतलब सिंपल सा बात है कि अगर इसमें वेलोसिटी u है, अगर इसमें ये u है, इसमें हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, फिर इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इसका जो कंजर्वेशन होगा और इसका जो मोमेंटम होगा, इसका जो मोमेंटम, अगर इसका मोमेंटम p1 है, अगर इसका मोमेंटम कुछ p2 है, तो इस केस में क्या हो जाता है, p1 इज इक्वल टू p2 हो जाता है। दैट मींस क्या सर, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इनमें m1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m2 v2 हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। सिंपल सा यह बात है। या एक और डिफिनेशन समझ सकते हैं कि अगर यह बॉडी है, ये बॉडी मेरा रेस्ट में, ये टकराया, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, बॉडी टकराया, तो वो टकराने के बाद जैसे ही बॉडी टकराएगा तो ये अपना वेलोसिटी क्या करेगा, इसको थोड़ा सा दे देगा। तो यहाँ पर भी किसका यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज होता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के हिसाब से। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया में ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है ये भी समझ लीजिए। सिंपल सा बात है, ग्रेविटेशनल लॉ होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई दो बॉडी है, ठीक है, ये दो बॉडी का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है कि ये इसमें अगर कोई भी बॉडी में अगर जो फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लस है या माइनस है, दो ऑब्जेक्ट है, एक हैवी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी होगा छोटा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स आएगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। यानी इसको जिसको इंडिकेट कर रहे हैं एफ से, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ये दोनों के मास का प्रोडक्ट का, यानी m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर का। मतलब ये ना कि जितना ज्यादा रेडियस ये दोनों के बीच का जितना कम डिस्टेंस होगा ना, उतना ज्यादा आराम से अट्रैक्ट कर लेगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, सिंपल सा बात है कि दो पर्सन खड़ा है, आपको दोनों में क्या दुश्मनी हो गया है, वो पर्सन को क्या करना चाहता है, आप पिटना चाहते हैं, मतलब थूर देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, अगर वो आपके पास नजदीक है तो आराम से बोलेंगे आजा, हाथ से पकड़ेंगे ना थूर देंगे। ठीक है, लेकिन वही बॉडी, अगर वही व्यक्ति क्या करेगा, आपसे दूर भाग जाएगा, तो क्या करेंगे, आपके पास तो फिर क्या, आपके पास वो एनर्जी है, नो डाउट आपके पास वो एनर्जी है थूरने का, लेकिन क्या अगर वो आदमी तो आपसे दूर भाग गया ना, तो उसको क्या करेंगे, उसके पास आपका वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स तो है, उसको खींचने का जो टेंडेंसी है वो तो आपके पास कमजोर हो गया। आप हाथ को और फैलाएंगे, लेकिन वो वेटिंग जैसे आपके पास नजदीक है, आप क्या करेंगे, दोनों हाथ का यूज करके एकदम खींच लेंगे, यानी ताकत आप ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो वो चीज हो गया, यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा ना, उतना ज्यादा आप आराम से उसको थूर सकते हैं और आराम से उस पर फोर्स लग सकता है। लेकिन जितना ज्यादा मास होगा ना उसके पास, उतना मुश्किल होगा, उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाएगा थोड़ने। मतलब क्या, मान लेते हैं कि जिसको व्यक्ति को आप पीटना चाहते हैं उसके पास ज्यादा वेट है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो जितना ज्यादा उसके पास ताकत होगा उसी के रेशियो में आपको भी ताकत लगाना पड़ जाएगा। सिंपल सा यही हो गया, सिंपल एग्जांपल आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशनल लॉ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज डिफिकल्ट टू आइस देन ऑन ए रोड बिकॉज, बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आइस है कोई, मतलब कि हिमाचल प्रदेश या ऐसा जगह पर चल जाइए जहां पर आपको आइस में चलना पड़े। ठीक है, आइस में चलना पड़े तो, लेकिन हम लोग डिफिकल्ट होता है भैया चलने में आइस में, क्यों, क्या रीजन है। ठीक है, तो रीजन क्या है, आइस हैज ए लेसर फ्रिक्शन देन रोड। हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा, आइस हैज ए लेसर फ्रिक्शन देन रोड। रोड का जो फ्रिक्शन होता है ना भैया, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और सिंपल सा बात है कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं ना, सिंपल समझिए, अगर आप अर्थ में चल रहे हैं ना, यानी जमीन पर चल रहे हैं ना, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही चल पा रहे हो। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होना तो आप चल ही नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे। यानी स्मूथ सरफेस जिसको बोलते हैं ना, मोशन जहां पर रफ सरफेस आएगा ना, वहीं पर आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जैसे इसलिए क्या देखा जाता है ना, जब मतलब कि जब कोई भी आप गाड़ी देखे होंगे, कोई भी वाहन देखे होंगे, तो चक्का में क्या होता है, ग्रिप बना हुआ होता है। ग्रिप क्यों बना हुआ था, ताकि वो फ्रिक्शन को मतलब बनाए रखे, फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करते। क्योंकि अगर मेरा चक्का अगर प्लेन बन जाएगा, तो रोड के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, तो चक्का तो मेरा स्मूथ हो गया, रोड तो भले मेरा फिनिशिंग मतलब किस थोड़ा सा रफ टाइप का है, लेकिन क्या होगा ना, उस केस में स्लिपिंग का ज्यादा चांस हो जाएगा।
जाएगा, स्लिपिंग का ज्यादा चांस हो जाएगा। इसलिए देखा जाता है कि जब मेरा चक्का जब प्लेन हो जाता है ना, तो जैसे ही ब्रेक मारोगे ना आप, तो उस केस में क्या हो जाता है, स्लिप करता है, रोटेट कर जाइएगा आप, ठीक ना, उसके ब्रेक मारने के बाद आप गिरने का ज्यादा चांस होता है उस केस में, ठीक है। तो आइस वाले केस में तो क्या देखा गया ना, आइस जो होता है वो स्मूथ होता है। जब स्मूथ होता है ना, यानी उसमें कोई फ्रिक्शन मतलब बहुत ही कम होता है, और जब फ्रिक्शन कम होता है ना, तो वहां पर आप चल ही नहीं सकते हैं, बहुत चलने में मुश्किल होगा, आप स्लिप कीजिएगा सर। इसलिए वहां पर क्या किया जाता है कि वो पैर के नीचे स्लिप, मतलब पैर के नीचे, वो आप देखे होंगे कि पैर के नीचे एक अलग टाइप का यूज किया जाता है, स्कैटरिंग, जिसको स्कैटरिंग कुछ ऐसा बोला जाता है उसको, ठीक है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, स्केटिंग करने में इसका यूज करते हैं, मूविंग करते हैं एक जगह से दूसरे जगह आइस में, ठीक है। या रोड इज हार्डर देन आइस, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करने का कोशिश करता है, ये भी बात है, फ्रिक्शन किसको अपोज करने का करता है, मोशन को अपोज करता है। सोचिए कि अगर मेरे पास फ्रिक्शन ही नहीं होता हमारे अर्थ में, और मेरा जो बॉडी का मेरा जो फुट है, मेरा पैर का जो फुट है, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं होता, हम लोग क्या स्लिप करते हैं, हम लोग हमेशा मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते, मतलब कि हम लोग कभी रुक ही नहीं पाते, स्लिप करते रहते, स्लिप करते रहते, कभी मूव ही नहीं करते, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तब। ऐसा नहीं है कि मेरा आइस है तो आइस में पूरा का पूरा फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, कुछ अमाउंट फ्रिक्शन होता है, लेकिन धीरे थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है, उसमें बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट कंक्लूजन। करेक्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि ये नहीं स्टार्टिंग लोडेड कार्ड, ये नहीं स्टार्टिंग लोडेड कार्ड, कोई कार्ट है, कुछ इस तरह का कार्ट भैया, इस तरह का कोई कार्ट है, इसमें सामान रखा हुआ, बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का सामान रखा हुआ है, ठीक है। लोडेड कार्ट वन हैज अ पुश हार्डर, इसमें आपके ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, पुश किया, ढकेला, देन टू कीप इट मूविंग द वे, कंक्लूजन क्या है, द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस देन द पुश हार्डर। अच्छा क्या बोलना चाह रहा है ना क्वेश्चन में, कि जब आप इसको ढकेलते हैं ना, तो ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, एज द कंपेरिजन ऑफ जब बॉडी मेरा मोशन में आ जाए तब, ठीक है। इसको इजिली इसको समझते हैं हम लोग, क्या बात बोलना चाह रहा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है भैया, क्यों हार्ड लगता है, क्यों मेहनत लगता है, जब मेरा बॉडी स्टैटिक कंडीशन में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है, तब के केस में क्या, वेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, क्या बॉडी का जो वेट होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो कम होता है, ना 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 ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब कि कोई बॉडी का वेट 10 न्यूटन का है, वो बॉडी जब मोशन में आ जाएगा तो 10 न्यूटन से कम हो जाता है क्या, ना ऐसा तो नहीं होता है भैया, क्योंकि जी तो चेंज नहीं होता है, और ना ही मास, ऐसा कभी होता है क्या कि कोई बॉडी में मोशन मिला देंगे तो उसका जी चेंज हो जाएगा और उसका मास चेंज हो जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, क्या आपने कि आप प्रैक्टिस नहीं किए थे उस बॉडी को मतलब मूव करने के लिए, ऐसा भी नहीं होगा। देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार स्टार्ट मूविंग, हाँ ये क्या बोलना चाहता है कि जब कार्ट मेरा मूविंग आ जाएगा तो क्या इसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ये हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, द व्हील टेंड्स टू स्लिप इनिशियली, नहीं ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसको समझते हैं, ये बोलना क्या चाहता है, अरे बोलना ये चाहता है कि अगर कोई बॉडी है, या बॉडी नहीं लेते, काट ही ले लेते हैं, सिंपल है, चलो हटाओ ये काट ही, कोई ऐसा सामान रखा हुआ है इस तरह से काट में, चलिए ठीक है। तो ये किस कंडीशन में सर, ये रेस्ट कंडीशन में है, किस कंडीशन में, रेस्ट, क्यों रेस्ट कंडीशन में है, क्यों, इसलिए सर कि अगर ये ग्राउंड के साथ अटैच है ना, तो ग्राउंड और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है कि जब बॉडी मेरा रेस्ट में होता है उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, लेकिन जैसे ही बॉडी मेरा मोशन में आ जाता है तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और हमेशा याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्यों सर, इसलिए होता है कि बॉडी मेरा रेस्ट में, भैया बॉडी मेरा रेस्ट में, और रेस्ट में इसलिए है ना क्योंकि इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है जिसके कारण बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट के कंडीशन में। लेकिन जैसे ही बॉडी मेरा मोशन में आ जाता है ना, किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है ना, तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो घटना स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एफ के का पल्ला बढ़ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, एफ के का जो पल्ला है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब एफ के मेरा बढ़ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उस केस में क्या हो जाता है कि मेरा बॉडी स्टार्ट से मूव होना स्टार्ट हो जाता है। यानी इसलिए पहले वाले केस में क्या होता है ना, जब आप एनर्जी लगाइएगा ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन इतना होता है ना कि आपको फोर्स को नेगलेक्ट करते जाता है। जैसे कि कोई फोर्स, जैसे ये फोर्स है, ये बॉडी है, ये बॉडी में आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, लेकिन 10 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन भी है,
10 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन में इस केस में क्या होगा, बॉडी मूव नहीं करेगा। 9 न्यूटन का फोर्स लगा फिर भी बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 10.1 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दीजिए आप 9 न्यूटन का भी फोर्स लगा दीजिए फिर भी बॉडी मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो 10 न्यूटन था ना उसका वैल्यू क्या हो गया है, अब 10 न्यूटन से कम हो गया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया भैया, वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन में हो गया ना कन्वर्ट। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। किससे ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जो मोशन को अपोज करे, मोशन को जिस तरह से रेजिस्टेंस में पढ़ रहे थे कि जो करंट का अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी तरह से बॉडी में के मोशन को जो अपोज करता है, फोर्स का अपोज नहीं करता है, याद रखिएगा। वो लोग बोलते हैं कि फोर्स का अपोज करता है, नहीं, मोशन को जो अपोज करता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और जो यूनिट फ्रिक्शन का होता है वही यूनिट किसका होता है, फोर्स का भी होता है। ठीक है। और हाँ, इसमें एक कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है। यानी हर बॉडी, यानी याद रखिएगा कि जो भी मेरा सरफेस है ना, सरफेस भी अलग अलग टाइप का होता है ना, कहीं रोड मिलेगा, कहीं पीतल मिलेगा, कहीं तांबा मिलेगा, कहीं उबरा खाबरा रोड मिलेगा, कहीं ट्रेन का पटरी मिलेगा। तो हर बॉडी का, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, फ्रिक्शन पर। और ये जो फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स पर। यानी F इक्वल टू यहाँ पर आता है म्यू इंटू एन, और यही म्यू क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, जिसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीके से बोला जा सकता है इससे कि मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और आपको हर कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आईएएस, बीपीएससी, एआरओ, मतलब बहुत सारे, मतलब कि झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज आप लोग को नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।